हाँ भाई नमस्कार। गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, आज अपन ने शाम का जो टॉपिक लिया है वो अल्टरनेटर का लिया है। सुबह आपका जो टॉपिक चल रहा है वो डीसी जनरेटर का चल रहा है। मेरा मानना है कि दोनों टॉपिक अगर साथ चलते हैं तो अच्छा फायदा मिल सकता है इस चीज से, क्योंकि जो अल्टरनेटर का ही दूसरा रूप है आपका जनरेटर। फर्क इतना है कि जनरेटर आपको आउटपुट में डीसी दे देता है और अल्टरनेटर आपको आउटपुट में एसी देता है। बाकी सिद्धांत वही है, पार्ट वही है, बड़ा जनरेटर, छोटा जनरेटर, बड़ा अल्टरनेटर और छोटा अल्टरनेटर, सारी चीजें वही है। तो बात करते हैं आज अल्टरनेटर के परिचय क्या है, संरचना क्या है और कार्य सिद्धांत क्या है। आज तीन चीजों पे अपन चर्चा करेंगे। एक तो इसकी संरचना और कार्य सिद्धांत के बारे में देखेंगे जी। नॉर्मल चीजें आज देखेंगे, बाकी धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे। क्लास है आपकी 1 नंबर क्लास है आपकी आज। आगे कर लेते हैं अब चर्चा अल्टरनेटर के बारे में। देखो, जो अल्टरनेटर है इसके दो अन्य नाम है। एक तो इसको क्या बोल सकते हो आप, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर को आप प्रत्यावर्ती जनरेटर भी बोल सकते हो, क्योंकि अल्टरनेटर को आप बोलते हो प्रत्यावर्तक। तो एसी जनरेटर को आप प्रत्यावर्ती जनरेटर भी बोल सकते हो, या फिर अल्टरनेटर को आप सिंक्रोनस जनरेटर भी बोल सकते हो, या फिर तुल्यकाली जनरेटर भी बोल सकते हो। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए थी। अब बात करें इसकी परिभाषा की। देखो, अल्टरनेटर करता क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, आपका अल्टरनेटर करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है भाई, आपका अल्टरनेटर। और यही काम आपका जनरेटर करता है। लेकिन फर्क क्या है अल्टरनेटर और जनरेटर में? देखो, फर्क ये है आपका, जो अल्टरनेटर आपको आउटपुट में क्या देगा, आउटपुट में मेरे साथियों आपको एसी देगा। अल्टरनेटर के आर्मेचर में सदैव एसी उत्पन्न होती है, एसी ही आपको आउटपुट के अंदर मिलती है। अब बात करते हैं अल्टरनेटर की कार्य सिद्धांत की। जो इसका सिद्धांत है, सिद्धांत है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर यह काम करता है। अब फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या कहता है आपको, कि किसी धारावाही चालक तार को, देखो परिभाषा सुनने से पहले, ये चीज लागू होने से पहले, परिभाषा लागू होने से पहले आपको तीन चीज चाहिए फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत लागू करने के लिए। देखो, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दो प्रकार की है। दो प्रकार की उत्पन्न होती है इलेक्ट्रिसिटी। कौन कौन सी? एक तो होती है मेरे साथियों स्थिर, और एक हो जाती है आपकी गतिज। एक तो गतिज नहीं होती है, एक स्थिर होती है आपकी। गतिज होती है जो घर्षण के कारण उत्पन्न होती है आपकी। किसके कारण जी? घर्षण के कारण। और घर्षण जैसे बुरसों में घर्षण, स्लिप रिंग में घर्षण, और जो आपकी गतिज है यह या तो विद्युत चुंबक के कारण
या फिर रासायनिक अभिक्रिया के कारण। ठीक है, अब देखो गतिज ऊर्जा, अब तीन चीज आपके पास होनी चाहिए। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत लागू होता है, वहां तीन चीज आपकी आवश्यक होनी चाहिए। ध्यान से सुनना यहां, एक तो आपके पास चालक, एक मेरे साथियों क्या चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और एक होना चाहिए क्या आपका सापेक्ष गति। चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, चालक होना चाहिए और सापेक्ष गति होनी चाहिए। अब फैराडे नामक वैज्ञानिक ने कहा था किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से घुमाया जाए, किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से घुमाया जाए कि उस चालक तार में स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करे और उनके अंदर एक फ्लक्स का निर्माण हो जाए, ईएमएफ का निर्माण हो जाए। अब यह कोई जरूरी नहीं कि आपका चालक ही गुणनीय हो, चुंबकीय क्षेत्र भी गुणनीय हो सकता है। या तो चालक गुणनीय होना चाहिए या आपका चुंबकीय क्षेत्र गुणनीय होना चाहिए। दोनों में से एक चीज आपकी गुणनीय होनी चाहिए, या तो चालक को घुमाओ या फिर चुंबकीय क्षेत्र को घुमाओ। अगर यह प्रक्रिया होती है, चालक या चुंबकीय क्षेत्र के बीच में गति होती है, एक स्तर होना चाहिए, एक गुणनीय होना चाहिए, तो वहां गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सी? गतिज। और अगर ये दोनों स्तर होते हैं और इन दोनों के बीच में एक सापेक्ष गति होती है, वहां होती है कौन सी? दोनों स्तर हो और एक सापेक्ष गति हो तो वहां होती है स्थिर। क्या? स्थिर होती है। और वो होती है किसमें? एक तो ट्रांसफार्मर है आपका, स्थिर ऊर्जा का उदाहरण ट्रांसफार्मर, एक इंडक्शन मोटर है आपका, और ये है जनरेटर, डीसी जनरेटर है आपका, मोटर है, अल्टरनेटर है, ये सारी चीज इसमें आ गई। तो आपको सिद्धांत समझ में आ गया होगा कि या तो चालक तार घूमने वाला हो या चुंबकीय क्षेत्र आपका घूमने वाला हो, तब जाके आपका फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत की पालना करता है। अब आगे बात की जाती है जो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो गतिज प्रेरित ईएमएफ है या एसी ईएमएफ है, वो सदैव आपका चालक में ही उत्पन्न होता है। क्या? हमेशा एक चीज नोट करना ये कि जो गतिज प्रेरित ईएमएफ है, प्रेरित ईएमएफ है या एसी ईएमएफ है, ये हमेशा चालक तार में ही उत्पन्न होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं आगे के टॉपिक की बात कर लेते हैं। अब इसकी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बात करते हैं आगे की। हाँ भाई, आगे जो बात है आपकी, अब आगे इसका दो भाग कर लेते हैं। एक तो छोटा अल्टरनेटर या छोटा, और यहां बड़ा। अब देखते हैं कि छोटे अल्टरनेटर की क्षमता कितनी होती है, या छोटे एसी जनरेटर की क्षमता कितनी होती है, या बड़े एसी जनरेटर की क्षमता कितनी होती है। थोड़ी देर पहले बात की थी ना इनके नामों की, कि अल्टरनेटर को एसी जनरेटर भी कह सकते हैं और सिंक्रोनस जनरेटर भी कह सकते हैं। तो बात करते हैं कि जो छोटा जो अल्टरनेटर होगा वो आपका 440 वोल्ट तक का 440 वोल्ट तक का बनाया जाता है। और जो बड़ा जो अल्टरनेटर है
ये मेरे साथियों 11 केवीए से अधिक हो सकता है या अधिक होता है। 11 केवी से अबव होता है कौन सा? बड़ा अल्टरनेटर। अब देखो, इनको आगे प्रक्रिया करवाने के लिए आपके पास एक तो चालक होना चाहिए और एक आपके पास चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। अब छोटा जो जनरेटर है, छोटा जो अल्टरनेटर है, इसमें चालक का काम तो कौन करेगा और चुंबकीय क्षेत्र का काम कौन करेगा? गुणनीय कौन सा होगा और स्थिर कौन सा होगा? देखेगा ध्यान से, यहां आर्मेचर चालक का कार्य करेगा, आर्मेचर, और चुंबकीय क्षेत्र का काम करेगा फील्ड पोल। अब आर्मेचर आपका गुणनीय होगा, गतिमान होगा। छोटे अल्टरनेटर के अंदर आर्मेचर गुणनीय होता है, या छोटे एसी जनरेटर के अंदर आपका आर्मेचर गुणनीय होता है, फील्ड पोल आपका स्थिर होगा। ठीक है, अब आ जाओ, बड़ा जो जनरेटर है आपका, इसके अंदर होगा क्या? एक तो स्टेटर होगा चालक की जगह, यहां आर्मेचर की जगह स्टेटर, और चुंबकीय क्षेत्र की जगह यहां रोटर। अब इन दोनों में से गुणनीय कौन सा होगा? ध्यान से देखना, यहां आर्मेचर था, यहां स्टेटर है चालक, यहां चुंबकीय क्षेत्र के रूप में रोटर है। नाम चेंज हो गए हैं यहां, तो यहां देखो स्टेटर तो है आपका स्थिर, यहां चालक तो है क्या? स्थिर। ये क्या है? चालक स्थिर। और छोटे जनरेटर में चालक घूमने वाला था। यहां करवा रहे हैं क्या? चुंबकीय क्षेत्र को। देखना, यहां चुंबकीय क्षेत्र की जगह आपने क्या लिया है? रोटर। तो रोटर को क्या करवा रहे हो आप? घूर्णन, गतिमान। और यही बात मैं अभी थोड़ी देर पहले बोली थी मैंने कि फेराडे नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि या तो चुंबकीय क्षेत्र घूर्णनीय हो या फिर आपका चालक घूमने वाला हो, या तो चुंबकीय क्षेत्र घूमने वाला हो या फिर चालक घूमने वाला, दोनों में से एक घूमने वाला। दोनों बात यहाँ लागू हो गई। यहाँ पहले चालक घूम रहा था छोटे जनरेटर में और आपका चुंबकीय क्षेत्र स्थिर था, और यहाँ बड़े जनरेटर में आते क्या हुआ? स्टेटर को आपने चालक को स्थिर कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र को गतिमान करवा दिया। यहां तक की बात समझ में आनी चाहिए। फिर बात कर लेते हैं मेरे साथियों क्या? इसके आउटपुट की। जो छोटा जनरेटर का आउटपुट है, ध्यान से सुनना, यह चीज बहुत अच्छी है। इसका जो आउटपुट है, अगर आपको सिंगल फेज का आउटपुट लेना है तो आपको 2 स्लिप रिंग चाहिए। कितनी? 2 स्लिप रिंग। क्या चाहिए? 2 स्लिप रिंग। अगर यहां आपको 3 फेज का जो आउटपुट चाहिए, वो भी कैसा? एसी। 2 स्लिप रिंग, 3 फेज एसी सप्लाई चाहिए आपको। तो आपको अगर डेल्टा में लेना है तो आपको मेरे साथियों 3 स्लिप रिंग चाहिए, और अगर आपको स्टार में लेना है तो 4 स्लिप रिंग चाहिए। यह प्रक्रिया कब लागू होगी? जब आपका छोटा जनरेटर है और 3 फेज का है, तब जाके आपको स्टार और डेल्टा के अंदर अलग अलग स्लिप रिंग काम में लेनी है। अब ये आप पूछ सकते हो कि सर आपने यहां स्लिप रिंग काम में क्यों ली? देखो, स्लिप रिंग नहीं तो आपकी एसी को डीसी में बदलती, नहीं डीसी को एसी में बदलती। स्लिप रिंग फास्फोर ब्रोंज की या पीतल की बनाई जाती है, कठोर कसित तांबा की बनाई जाती है। लेकिन देखो, यहां चालक आपका घूर्णनीय है, तो क्या आप यहां से सप्लाई ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते जी। चालक घूर्णनीय है, आपके कनेक्शन टूट सकते हैं। इन कनेक्शनों को बचाने के लिए आप यहां क्या करते हो? स्लिप रिंग को काम में लेते हो। अब देखो, आगे आ जाओ। बड़ा जो अल्टरनेटर है, बड़ा जो जनरेटर है, इसका जो आउटपुट है वो सीधा आप या तो आर्म या स्टेटर से वाइंडिंग से ले सकते हो, या फिर टीबी का मतलब है टर्मिनल बॉक्स से ले सकते हो सीधा। यहां कोई स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि बड़ा जो जनरेटर है, बड़ा जो अल्टरनेटर है आपका, बड़ा जो अल्टरनेटर है, इसके अंदर आपको क्या है? आर्मेचर में ये
आपका जो चालक है ये स्थिर है, तो इसलिए आप इसको या तो टर्मिनल बॉक्स से सीधा कनेक्शन ले सकते हो इसके आउटपुट के, या फिर सीधा आप वाइंडिंग से भी ले सकते हो, वाइंडिंग से भी आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, वाइंडिंग से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और वो कौन सा, या तो स्टार में या फिर डेल्टा में, या तो स्टार या तो डेल्टा, या तो स्टार में या तो डेल्टा में आप कनेक्शन ले सकते हो। लेकिन ज़्यादातर जो कनेक्शन होते हैं वो स्टार में है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है आपको, तो अर्थिंग के न्यूट्रल पॉइंट मिलने के कारण आपको विद्युत झटकियों से इनसे बचने को थोड़ा सेफ्टी हो जाती है, इसलिए आपकी इसका स्टार में ज़्यादातर कनेक्शन किए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं, जो ये जनरेटर है, आप अल्टरनेटर है, जनरेटर है, इनके अंदर होता क्या है आगे, छोटा जनरेटर आपका स्व उत्तेजित होता है, सेल्फ एक्साइटेड होता है, और ये आपका होता है क्या, पृथक उत्तेजित। पृथक उत्तेजित है। अब भाई ध्यान से देखना, ये तो आपका स्वयं का चलने वाला जनरेटर है, स्व उत्तेजित जनरेटर है। लेकिन जो बड़ा जनरेटर है ये आपका स्व उत्तेजित नहीं है, पृथक उत्तेजित जनरेटर है। इस जनरेटर को एक्साइटेशन के मतलब में उत्तेजना के लिए एक्साइटर काम में लिया जाता है। क्या एक्साइटर काम में लिया जाता है? एक्साइटर काम में लिया जाता है, डीसी सप्लाई काम में ली जाती है फील्ड को उत्तेजित करने के लिए। अब इस एक्साइटर के साथ में आप कितनी स्लिप रिंग काम में लोगे? 2 स्लिप। दो स्लिप रिंग काम में लेनी होगी आपको। अब दूसरी बात, अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि 11 केवी का जो अल्टरनेटर है उसमें स्लिप रिंग की संख्या होती है सदैव 2 है, क्योंकि आप इसको इनपुट में ही काम में लेते हो, आउटपुट में 11 केवी के जनरेटर के अल्टरनेटर के अंदर कहीं भी आप स्लिप रिंग काम में नहीं लेते हो। सीधा टर्मिनल बॉक्स से आप आउटपुट लेते हो या फिर वाइंडिंग से सीधा आप आउटपुट ले सकते हो। कारण यह है क्योंकि वहां आपका 11 केवी का जो अल्टरनेटर है उसमें चालक को आपने स्थिर रखा है, चुंबकीय क्षेत्र को घूर्णन करवाया है, इसलिए आप वहां से डायरेक्ट ले सकते हो। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि 11 केवी के अल्टरनेटर के अंदर इनपुट के अंदर कितनी स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है एक्साइटेशन देने के लिए, तो कितने की? 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। अब बात की जाए, ये जनरेटर तो आपका यही हो जाता है कंप्लीट। अब इस जनरेटर की आगे बात की जाए, इस अल्टरनेटर की, तो देखो 3 फेज वाइंडिंग करेंगे इसकी। 3 फेज वाइंडिंग करेंगे तो 120 डिग्री वैद्युतिक अंतर भी रखेंगे, 120 डिग्री वैद्युतिक अंतर रखेंगे। और इसको एक्साइटेशन देने के लिए क्या चाहिए? डीसी सप्लाई चाहिए एक्साइटेशन के लिए, उत्तेजना के लिए, फील्ड को उत्तेजित करने के लिए। और आउटपुट के लिए या तो कनेक्शन जो टर्मिनल बॉक्स पे होंगे या तो आपका डेल्टा में होगा या तो आपका स्टार में होगा, या फिर ज्यादातर आपका होता है स्टार के अंदर। क्या? स्टार के अंदर। ध्यान से रुकना, 3 फेज वाइंडिंग की जाएगी। 3 फेज वाइंडिंग में आपका 120 डिग्री वैद्युतिक अंतर रखा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है 11 केवी का अल्टरनेटर है, 3 फेज वाइंडिंग की जाती है, वाइंडिंग है तो वैद्युतिक अंतर जो वैद्युतिक डिग्री का मान होगा या कितने वैद्युतिक डिग्री का अंतर रखा जाएगा, तो मेरे साथियों 120 डिग्री का वैद्युतिक अंतर इसमें रखा जाएगा। और बाहर जो आपके टर्मिनल बॉक्स पे आपको या तो स्टार में कर लो या फिर आप डेल्टा में इसको कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आप स्टार में ही इसका कनेक्शन
करते हो। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में भाग 2 के अंदर। आज है भाग अल्टरनेटर का 1। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।